हेलो व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 5 जुडिशरी। क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा शैतानी करता है, जिसको मैम हमेशा पनिशमेंट ही देती रहती है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बस ऐसा ही हमारा कुछ इंडिया का भी सिस्टम है। जो लोग बहुत ज्यादा क्राइम वगैरह करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, उन्हें भी पनिशमेंट कोर्ट देती है और कोर्ट जो है उनको जेल में भी भेज सकती है। तो आज इस चैप्टर में हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट का नाम आता ही आता है। तो ये कोर्ट है क्या? ये वर्ड कहाँ से आया, क्यों आया और ये करता क्या है? कोर्ट जज करता है क्या इस पर्सन को पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जुडिशरी सिस्टम होता है हमारी कंट्री में। हमारी इंडिया में जो सबसे सुप्रीम कोर्ट है उसको बोला जाता है वो सबसे पावरफुल कोर्ट है। आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का। इससे ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं होता है। सारे जितने भी केसेस होते हैं बहुत ज्यादा उलझे हुए, जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट हमारे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। मैं आपको एक एक कोर्ट के बारे में डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इस चैप्टर में। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? जो जुडिशरी उसका क्या रोल होता है? कोर्ट जो है, जो जुडिशरी है, वो डिसाइड करता है, यानी कि डिसीजन लेता है बहुत सारे इश्यूज पे। जैसे कि वो डिसाइड करता है क्या टीचर को अपने स्टूडेंट को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो ये डिसाइड किया गया कि टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को नहीं मारना चाहिए, सिर्फ डांट दो, मारना एक क्राइम माना जाता है। और अगर जैसे कोई रिवर है, उसका जो वाटर है वो 2 स्टेट्स में डिवाइड हो रहा है, तो जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी जो स्टेट है वो कैसे कैसे शेयर करे पानी को। तो सारे डिसीजन कोर्ट में लिए जाते हैं इस टाइप के। या फिर किसी ने अगर क्राइम किया है तो उसे कैसी पनिशमेंट देनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी हमारा कोर्ट ही डिसाइड करता है। जुडिशरी कैसे कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि अगर किसी 2 पर्सन में लड़ाई हो रही है तो उसका अगर डिसीजन लेना है तो हम कोर्ट में ले सकते हैं। या फिर किसी सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई हो रही है तो भी वहां पे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कोर्ट में जाके। या अगर किसी 2 स्टेट की गवर्नमेंट में लड़ाई हो रही है तो भी हम जा सकते हैं। या फिर सेंटर या और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी हम वहां पे जा सकते हैं। तो जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, वो हमारा जुडिशरी अच्छे से सॉल्व करता है। जुडिशरी रिव्यू भी करता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी कि ये देखता भी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी लॉज हैं क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या जो पार्लियामेंट में जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उन लॉ को नहीं मानता है और पार्लियामेंट को बोलता है कि इन लॉज को आप चेंज करो। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे लॉज हैं, काफी सारे हमारे फंडामेंटल राइट भी हैं, काफी सारे अधिकार हैं जिसका हमें राइट है कि हाँ, हम इन अधिकारों को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर कोई भी हमें रोकता है इन राइट से तो उनके अगेंस्ट जाके हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम अच्छे से जा सकते हैं। तो जैसे क्लास 7th में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी हकीम शेख की, जो कि एक फार्मर था और वो जब ट्रेन से जा रहा था तो उसके बहुत ज़्यादा इंजरी आ गई थी, वो गिर गया था और उसकी कंडीशन इतनी बेकार थी कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और जब वो हॉस्पिटल गया तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं लेंगे तुम्हें, हम एडमिट नहीं करेंगे। तो उसको आया था बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, जिससे कि उसके बहुत सारे पैसे लग गए थे। लेकिन जब वो ठीक हो गया ना, फिर वो गया सुप्रीम कोर्ट में और उसने बोला कि मेरे फंडामेंटल राइट को हर्ट किया गया है, यानी कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला सही बात है, फंडामेंटल राइट तो सबके लिए है। अब आर्टिकल 21 है ना, उसमें लिखा है राइट टू लाइफ। याद रखना कि आर्टिकल 21 क्या होता है, राइट टू लाइफ। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसने बोला कि देखो,
मेरे जो राइट टू लाइफ तो हर्ट हुआ है, मतलब राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी आता है, तो मेरे साथ तो गलत हुआ है मुझे, क्योंकि एडमिट नहीं किया। अब मुझे कंपनसेशन चाहिए, यानी कि मुझे उतना पैसा चाहिए जितना मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाया था। तो जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी ना, उनको पैसा देना पड़ गया। सोचो, इसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जाके केस कर दिया, मतलब गवर्नमेंट पे ही केस कर डाला। अब ये जो स्टोरी थी हकीम शेख की, इसने गवर्नमेंट के ऊपर केस किया था हाई कोर्ट में जाके, तो इस वजह से इस केस का नाम रखा गया पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। यानी कि ये कहाँ से बिलोंग करता था, एक एग्रीकल्चर लेबरर था, फार्मर था। तो इसने किस पे केस किया था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पे। तो इसलिए ये केस का नाम भी तुम्हें अच्छे से लर्न करना है। देखिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और ये कब स्टैब्लिश होता है, 26 जनवरी 1950 में। तो ये डेट अच्छे से लर्न करने की, स्टैब्लिश कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट, और ये दिल्ली में है। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट नाम यहाँ पे क्यों आया है जुडिशरी में। देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन बताई गई है। एक पॉलिटिशियन होता है, बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन होता है, वो क्या करता है, किसी एक फैमिली की जो लैंड होता है उसको ले लेता है, मतलब छीन लेता है उन लोगों से। अब वो लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पावरफुल पॉलिटिशियन है, वो तो कुछ भी कर सकता है उन लोगों के साथ। तो अगर जो जजेस हैं वो भी अगर पॉलिटिशियन की ही मानेंगे, क्योंकि वो पावरफुल है, वो बहुत रिच है, उसके पास बहुत पैसा है, तो फिर ये जो नॉर्मल जो गरीब पर्सन है उसके साथ तो गलत हो रहा है ना। तो इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है कि जुडिशरी किसी के दबाव में नहीं आएगी, चाहे कोई कितना भी पावरफुल पॉलिटिशियन हो, वो जुडिशरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर पॉलिटिशियंस ही जज को अपॉइंट करने लगे तो फिर गलत ही हो जाएगा, क्योंकि अगर पावरफुल पॉलिटिशियन होगा वो तो अपनी चलाएगा। तो इसीलिए पॉलिटिशियन को बिल्कुल अलग रखा गया है जजेस से, कि आप जो है अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए, जिससे कि जजमेंट यानी कि कोई भी फैसला अच्छे से लिया जाए और किसी भी पॉलिटिशियन के फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाए। और ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जुडिशरी अलग रहेंगे, लेजिस्लेटिव अलग रहेंगे और एग्जीक्यूटिव अलग रहेंगे। कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पर्सन जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, चाहे कोई रिच हो चाहे कोई पुअर हो, सबके लिए कानून बराबर ही होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब है कि जो पावर है वो सारी सेपरेट हो रखी है हमारे इंडिया में, यानी कि जहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर वो अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और जुडिशरी जहाँ पे जज किए जाते हैं उन लॉज को, तो वो अलग है। तो कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, और लेकिन एक दूसरे को वॉच करता रहेगा कि कोई भी गलत काम ना करे। गवर्नमेंट जुडिशरी में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे, इसी वजह से हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनको अपॉइंट करने के लिए बहुत कम इंटरफेरेंस लिया जाता है गवर्नमेंट का, यानी कि बहुत कम उनसे पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम होते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम क्लियर करने के बाद ही जजेस बनते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का उतना ज्यादा कुछ रोल है ही नहीं। जजेस बनने के बाद उस पर्सन को बहुत मुश्किल से हटाया जाता है उसकी पोस्ट से। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई भी दबाव दे ही नहीं सकता है। तो इसलिए जुडिशरी देखता भी रहता है कि लेजिस्लेचर जहाँ पे लॉ बनाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट, वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं है, या एग्जीक्यूटिव जहाँ पे जो लॉज है उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर नहीं ठीक होता है तो उन लोगों पे केस हो जाता है। तो इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के, वो भी अच्छे से प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर किसी को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, अपना फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, तो वो सीधा कोर्ट में जा सकता है और अपना केस अच्छे से फाइल करवा सकता है। इंडिया का जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले है हमारा लोअर कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी पर्सन अगर उसको केस करना है या उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको इंसाफ ही नहीं मिला, जस्टिस ही नहीं मिला, तो फिर वो जाएगा हाई कोर्ट में, और फिर उसके बाद अगर वहाँ पे भी उसका कुछ नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके बाद तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसको कोई मना कर ही नहीं सकता है, सबको मानना ही पड़ता है उसके डिसीजन को। हमारी कंट्री में, इंडिया में, सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो भी न्यू दिल्ली में।
तो अगर किसी भी स्टेट को कोई भी प्रॉब्लम होती है और उसे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उसे दिल्ली ही आना पड़ता है। What is the structure of courts in India? अब इंडिया में कैसे कैसे कोर्ट हैं वो हम देखते हैं। 3 डिफरेंट लेवल अभी हमने देखे थे, वही है जैसे फर्स्ट पे लोअर लेवल हो गया, लेकिन कहीं कहीं पे इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि सबऑर्डिनेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं लोअर लेवल कोर्ट के लिए। और जो टाउन वगैरह होते हैं वहां पर इन्हें बोला जाता है तहसील। तो ये वर्ड्स हमें अच्छे से लर्न करने हैं कि लोअर कोर्ट को हम और क्या क्या बोल सकते हैं। यहाँ के जो जजेस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट जज। अब आ जाते हैं हम हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट पूरे स्टेट का एक ही होता है, जैसे सबऑर्डिनेट और ये लोअर लेवल कोर्ट होते हैं ना, ये तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ एक ही होता है पूरे स्टेट का। और पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसका जो डिसीजन होता है वो सभी कोर्ट को मानना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पावरफुल है और सबसे सुप्रीम माना जाता है। यहाँ पे आपको जो फोटो दिखाई दे रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की है। ऐसे काफी सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें से 16th वाला जो है ना वो आपके सामने है और इस पे लिखा हुआ है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो इंसाफ और शांति कौन से इंस्टीट्यूशन में मिलती है हमें, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। वहीं पे तो हमारे सारे जितने भी फैसले हैं वहीं पे तो होते हैं। तो ये हमारा कौन सा है गोल, 16th गोल है। इसको लर्न करने के 16th गोल कौन सा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब इस फिगर को आप अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। सबसे नीचे आएगा हमारा लोअर कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट और देन सुप्रीम कोर्ट। अभी तक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था, अब हम देखेंगे कि हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था। तो ये 1862 में हुआ था और 3 स्टेट में हुआ था, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में। लेकिन काफी सारे स्टेट्स हैं, जैसे 2 स्टेट होते हैं उनका एक कॉमन हाई कोर्ट भी होता है, जैसे चंडीगढ़ वाला है हमारा, और एक ये हमारा गुवाहाटी का भी है। तो ऐसे काफी सारे होते हैं। आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या ये जो डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स है एक दूसरे से कनेक्ट हैं? हाँ, क्योंकि अगर हम लोअर कोर्ट में जाएंगे वहां पे अगर हमारी कोई बात नहीं मानी तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। देखो लिखा है ना वर्ड एपलेट। एपलेट मतलब होता है अपील करना, एक तरीके से हम आगे जा सकते हैं। लोअर कोर्ट में तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, अच्छे से डिसीजन नहीं हुआ, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे फाइनली, जहां पे हमें अच्छे से इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। एपिलेट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसकी डेफिनेशन आ सकती है। एपिलेट सिस्टम होता क्या है हम इस केस से देखेंगे। यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। यहाँ पे एक स्टोरी बताई है, यानी कि जो केस है यहाँ पे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे गए हैं ये देखते हैं। फरवरी 90 में लक्ष्मण कुमार की शादी हुई सुधा गोयल से, जो कि 20 ईयर ओल्ड थी, और ये लोग दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे जहाँ पे लक्ष्मण के ब्रदर्स और भी फैमिली मेंबर्स रहते थे। तो देखो फैब में तो हुई शादी और दिसंबर में पता चला कि जो सुधा गोयल है उसको जला के मार दिया गया है। अब ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा था कि जला के मारा है या फिर वो खुद जली है। तो जो सुधा के फैमिली मेंबर्स है ना, उन्होंने फाइल किया एक केस ट्रायल कोर्ट में और बोला कि देखो तुम लोगों के नेबर्स भी बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने उसको जला के मारा है। तो यहाँ पे नेबर्स को भी बुलाया गया ट्रायल कोर्ट में। तो नेबर्स ने बताया कि हाँ, हमने सुना था कि बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही है लक्ष्मण के घर से। और जब पड़ोसियों ने देखा कि सुधा एक साड़ी में जल रही है, मतलब वो साड़ी पहनी हुई थी और पूरी साड़ी उसकी जल रही थी, तो उन्होंने फटाफट वो ब्लैंकेट लेकर आए और गनी बैग लेकर आए और उसको अच्छे से व्रैप किया, जिससे कि वो थोड़ा बच जाए और उसकी जो आग है वो थोड़ा बुझ जाए। लेकिन फिर उस टाइम सुधा ने बोला अपने पड़ोसियों से कि मुझे मेरी जो सास है, यानी कि जो मदर इन लॉ है, उन्होंने मेरे ऊपर कैरोसिन डाला, और जो मेरे हस्बैंड है ना, उन्होंने मेरे को माचिस लगा दी, मतलब कि माचिस से उन्होंने मेरे को जला दिया, मैच बॉक्स से उन्होंने माचिस निकाली और फायर कर दिया मेरे ऊपर। तो इस वजह से पता चला कि सच में उन लोगों ने इसको मारा था। अब जो सुधा के फैमिली मेंबर थे ना, उनको ये पता चल चुका था कि
इसके इन लॉज ने ही उसको मारा है, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कैश की और स्कूटर की और फ्रिज की भी, क्योंकि भैया जो फर्स्ट चाइल्ड है उस पे तुम्हें इतना इतना देना पड़ेगा। अब ये लोग नहीं दे पाए थे, तो इस वजह से सोचो उसे जला दिया, उसे मार दिया गया। अब अपने आप को बचाने के लिए सुधा की जो मदर इन लॉ थी वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करने गई थी किचन में, इस वजह से वो जल गई और उसकी डेथ हो गई। लेकिन ट्रायल कोर्ट में यानी कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। अब इनके अगेंस्ट काफी सारे एविडेंस मिल गए थे, काफी सारे सबूत मिल गए थे। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा कि जो मदर इन लॉ थी सुधा की, शकुंतला, और जो उसके हस्बैंड थे और जो उसके ब्रदर इन लॉ वगैरह थे, उन सबको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया कि आपको फांसी की सजा दी जाएगी। अब ये लोग भागे भागे गए और उन्होंने सोचा हाई कोर्ट में हम अपना केस फाइल करते हैं। और वहां पे इन्होंने बोला कि जो सुधा थी वो अपने वजह से मरी है, वो केरोसिन स्टोव के पास गई थी तो इस वजह से वो जल गई थी, इस वजह से वो मर गई है, हम लोगों ने नहीं मारा। तो हाई कोर्ट ने बोला चलो ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, तो तुम्हें छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे छोड़ दिया गया। लेकिन जो सुधा के पेरेंट्स थे उनको तो गुस्सा आ रहा था ना, तो उन लोगों ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में गए वो 1985 में और बोला कि हमारी लड़की के साथ गलत हुआ है, इन लोगों ने हमारी बेटी को जला के मारा है। तो जो लक्ष्मण और जो उसकी मदर्स थे ना, उनको तो जेल में डाल दिया गया और बाकी जो उनके ब्रदर इन लॉ थे उनको छोड़ दिया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो लोअर से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में आया और फाइनली इंसाफ मिल ही गया। What are the different branches of the legal system? अब अभी हमने जो केस देखा था वो डॉरी डेथ का ही था, एक तरीके से डॉरी की वजह से उसकी डेथ की गई थी। तो ये जो है क्राइम है एक तरीके से पूरी सोसाइटी में देखा जाए तो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी बोला जाएगा। तो ऐसे काफी डिफरेंट लॉज होते हैं जो क्राइम में आते हैं और कुछ लॉज होते हैं जो सिविल में आते हैं। जहाँ पर लोग अपने अधिकार मांगते हैं वो होते हैं सिविल लॉज, और जहाँ पे क्राइम किया जाता है, किसी को मारा जाता है, वो होते हैं सारे क्राइम लॉज। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करना है। तो क्रिमिनल लॉ में होता है जैसे कि कोई चोरी करता है तो वो क्रिमिनल लॉ में माना जाता है, या किसी वुमेन को कोई परेशान करता है तो वो भी क्रिमिनल लॉ में आता है। डाउरी यानी कि दहेज वगैरह जो होता है वो भी क्रिमिनल लॉ में आता है, और किसी का मर्डर करते हैं यानी कि किसी को मार देते हैं तो ये सारे क्रिमिनल लॉज में आते हैं। लेकिन जहाँ पे किसी चीज का अधिकार की बात होती है कि किसी को ज्यादा परेशान नहीं किया जा रहा, बस वो अपने अधिकार के लिए बोल रहा है, तो वो आते हैं सिविल लॉज में। जैसे कि डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, कोई लैंड है उसको सेल किया जा रहा है तो उसके लिए झगड़ा हो रहा है, तो मतलब जो भी गुड्स है, सामान है, उसको परचेज करने के लिए कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है तो उसके लिए भी सिविल लॉज होते हैं। रेंट मैटर, डिवोर्स केसेस, तो ये सारे हमारे सिविल लॉज में आते हैं। लेकिन जहाँ पे किसी को मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, परेशान किया जाता है, वो होते हैं हमारे सारे क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले हमें FIR फाइल करनी होती है यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन सिविल लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आप कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि लैंडलॉर्ड होता है या टेनेंट होता है, किसी ने अपना रेंट नहीं दिया है लैंडलॉर्ड को, तो वो लैंडलॉर्ड जा सकता है सीधा कोर्ट में, तो उसके लिए उसे FIR फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। जो क्रिमिनल्स केसेस होते हैं उनके लिए ही सिर्फ FIR फाइल की जाती है। क्रिमिनल लॉ में अगर कोई दोषी होता है, कोई एक्यूज पर्सन होता है, तो उसको या तो जेल भेज दिया जाता है या फिर उससे फाइन ले लिया जाता है कि आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा। बट सिविल लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट यहाँ पर कहता है जैसे कि कोई लैंडलॉर्ड है और कोई टेनेंट है यानी कि कोई रेंट नहीं दे रहा है, तो वो बोलेंगे कि भैया रेंट दे दो अपने लैंडलॉर्ड को और बात खत्म करो। तो बस यहाँ पर कोर्ट बोल देता है कि भैया रेंट वगैरह दे दो, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं कोर्ट यहाँ पर। Does everyone have access to the court? क्या हर कोई कोर्ट में जा सकता है? Yes, कोई भी सिटीजन कोर्ट में जा सकता है। किसी भी सिटीजन को लगता है कि हमारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है और अपना इंसाफ यानी कि जस्टिस मांग सकता है। अभी जो कोर्ट का प्रोसेस होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि लॉयर भी हायर करने पड़ते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। अब जो पुअर पर्सन है वो तो ये सब चीज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि भैया वो डेली का खाने का जुगाड़ करे या फिर वो कोर्ट में पैसा दे लॉयर्स को। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन निकाला गया है।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और PIL बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी पर्सन जो इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता है, लॉयर नहीं हायर कर पाता है, तो वो पर्सन क्या करेगा कि वो डायरेक्ट PIL फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाके। या फिर किसी पर्सन को लगता है कि हाँ, जो गरीब लोग हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उनके बिहाफ पे वो भी PIL फाइल कर सकता है। PIL की वजह से काफ़ी लेबर्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा है कि हाँ चलो हमारी भी सुनी जाएगी। हम लोग के पास पैसा नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन हम फाइल कर सकते हैं किसी भी केस को कोर्ट में जाके। इस वजह से जो काफ़ी सारे प्रिजनर थे बिहार के, उन लोगों को भी रिलीज किया गया, क्योंकि वो लोग तो देखो जेल में हैं, अब उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें कब तक जेल में रहना है। तो इस वजह से यहाँ पे PIL केस दर्ज किया गया कोर्ट में, और कोर्ट ने बोला कि अरे इनको तो 2 साल के लिए रखना था, तुम इनको 4 साल तक क्यों इनको एक तरीके से जेल में रखे हुए हो, ये तो गलत बात है। तो इस वजह से उनको जेल से रिहा भी किया गया। तो काफी लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ है PIL से। तो इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। PIL की वजह से काफी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मिड डे मील वाली फैसिलिटी मिली। मिड डे मील वाली फैसिलिटी होता है कि बच्चों को खाना प्रोवाइड करना है, यानी कि गवर्नमेंट उनको खाना प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई PIL की वजह से। 2001 की बात है कि राजस्थान और उड़ीसा में ड्रॉट पड़ गया था, यानी कि सूखा पड़ गया था। वहां पे शॉर्टेज हो गई थी फूड की। लेकिन उसी टाइम पे देखा जाए तो गवर्नमेंट के गोडाउन्स में बहुत सारा ग्रेन था। तो लोगों ने बोला कि ना ये ग्रेन हमें दे दो, ये ग्रेन सारे चूहे ही तो खा रहे हैं आपके गोडाउन में रखे रखे। तो फिर लोगों ने मिलकर एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। देखो यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं ना, 3rd वाली फोटोग्राफ में। तो इन लोगों ने बोला कि हमें अपना राइट मिलना चाहिए, राइट टू फूड हमें आर्टिकल 21 से मिलता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मतलब फंडामेंटल राइट है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कर दिया, यानी कि जो कोर्ट है उसने डिसीजन लिया कि हाँ सही बात है, लोगों को खाना मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मिड डे मील की फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई चिल्ड्रंस को। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ पर ये फैसिलिटी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को फूड मिलता है, खाना मिलता है। तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जो PIL है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो हमें इन सब चीजों से ये पता चलता है कि कोई भी पर्सन कोर्ट में जा सकता है अगर उसको अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 में लिखा है कि राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, जिसमें कि राइट टू फूड भी इंक्लूड होता है। इसी वजह से तो मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई थी, क्योंकि लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे थे, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है राइट टू शेल्टर का, यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग थे ना, वो जो सड़कों पे लोग झुग्गी डाल के नहीं रहते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो उन लोगों को बोला गया कि आप अपनी झुग्गी यहाँ से हटाओ और अपने घरों में जाके रहो। लेकिन उन बेचारों के तो कोई घर ही नहीं है ना, वो तो बहुत पुअर पीपल है। तो उन लोगों ने भी बोला कोर्ट में जाके कि हमारे साथ गलत हो रहा है, या तो हमें रहने के लिए दो, हमें राइट टू लाइफ यानी कि जो फंडामेंटल राइट जो है हमारे वो दो हमें, यानी कि तुम लोग घर दो हमें रहने के लिए, तो हम हट जाएंगे, नहीं तो हम ऐसे नहीं हटेंगे। तो इस चीज के लिए भी केस चला था कोर्ट में, जिसका नाम है ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये 1985 का केस है। अब यहाँ पे यही बताया गया है कि जो केस था ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो इसमें लोग ये बोल रहे थे कि राइट टू लाइफ यानी कि हमें अधिकार दो जीने का, अधिकार दो रहने का, राइट टू लाइवलीहुड दो। और ये हमारा आर्टिकल 21 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमें आप यहाँ से नहीं हटा सकते हो, क्योंकि अगर हटाओगे तो हमें प्रॉपर घर दो। अगर हमारी झुग्गियाँ वगैरह हटा रहे हो जो हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कोई घर दो अच्छे से रहने का। अगर नहीं दोगे तो हम कैसे रहेंगे। तो इस वजह से कोर्ट में चले गए थे और अपने इंसाफ की, जस्टिस की मांग कर रहे थे। और फाइनली जो लोग थे ये, इनको जस्टिस मिल गया, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी उन्होंने इनकी बात मान ली कि अच्छा ठीक है, आप लोग यहीं पे रहो, हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे।
एक और इशू यहाँ पे बताया गया है कि जो कोर्ट है वहाँ पे जब लोग अपने केस को फाइल करते हैं ना, तो जो उन्हें जस्टिस मिलता है, इंसाफ मिलता है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी तो 15-20 ईयर्स तक लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रेज भी दिया हुआ है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि इंसाफ डिले हो सकता है लेकिन मना नहीं है, आपको इंसाफ तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई मतलब चाहे थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आपको इंसाफ मिलेगा। हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया है और हमारी कंट्री में जुडिशरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो। और जो पावर होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की, इसकी पावर को भी जुडिशरी चेक करता रहता है कि कहीं ये चीज़ें गलत तो नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई थी कि जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स के, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो जुडिशरी है जो वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।